वेलकम बैक टू द चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो अभी हम चैनल पर कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो कवर कर रहे हैं और हम इससे रिलेटेड आपको 3 वीडियोस दे चुके हैं। जो उनकी बेसिक कंसेप्ट्स की थ्योरी है वो उनकी जो 2 लेवल्स हैं जो पहली 2 लेवल्स हैं प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल लेवल, इन दोनों की आपको वीडियोस दी जा चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। जैसा कि हमें पता है कि पोस्ट कन्वेंशनल, मैंने आपको इनका मीनिंग बताया था कि जो कन्वेंशनल है उसके बाद की जो स्टेज चलती है, यानी जो हमारे पारंपरिक जो सोसाइटी ने कानून वगैरह बना रखे हैं उनके बाद क्या आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्या होता है, वो अपने अडल्टहुड की ओर बढ़ने लग जाता है। अडल्टहुड भी क्या, जो उनका लेटर अडल्टहुड है और जो उनकी ओल्डर एज होती है, यानी कि इंसान काफी इसमें जो उम्र वाइज और मेच्योरिटी वाइज है काफी बड़ा हो जाता है। इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति ना ये जरूर जानता है कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से वो इन चीजों से अवेयर है। जो कि हमें पता ही कि पिछली स्टेज में जो सोशल लॉ एंड ऑर्डर थी उसमें क्योंकि उसे सोसाइटी के रूल पता है तभी वो फॉलो कर रहा था, तो ऑब्वियस है कि स्टेज में उसे सोसाइटी के रूल अच्छे से पता है। लेकिन इसमें वो सोसाइटी के रूल्स ब्लाइंडली फॉलो ना करके उसके खुद के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। यानी कि जो सोसाइटी के रूल्स है उनको वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता कि सोसाइटी ने बना दिए ठीक ही होंगे और मेरे को फॉलो करना है। उसका इस बारे में राय उसकी बिल्कुल नहीं है। वो देखता है कि सोसाइटी के रूल्स हैं, ठीक है, बनाए हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या ये रूल मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या फिर ये और लोगों के लिए ठीक है या फिर नहीं है। यानी सेल्फ का उसका डिसीजन ज्यादा मैटर करता है। फिर आ जाता ओन एथिकल प्रिंसिपल और वैल्यूज, क्योंकि उसका सेल्फ का डिसीजन आता है। इसका क्या मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि वो सोसाइटी के रूल से ही एग्री करे, उसके खुद के एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज भी हो सकते हैं, यानी उसके खुद के सिद्धांत और उसके जो मूल्य हैं वो भी इस स्टेज में होते हैं। फिर क्या होता है, डिसाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सोसाइटी या लॉ ने कोई चीज गलत बता रखी है, मान लीजिए चोरी गलत बता रखी है, तो इससे पहली स्टेज में क्या हो रहा था कि वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है कि भाई चोरी किया तो कुछ भी हालत हो, कुछ भी सिचुएशन हो, चोरी गलत ही है, वो तो पाप है, यूं मान लीजिए। लेकिन इस स्टेज में क्या हो रहा है कि सिचुएशन को देखकर डिसाइड होगा कि जो काम किया गया है हो सकता है कि वो लॉ की नजर में ठीक है, सोसाइटी की नजर में ठीक ना हो, पर क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम ठीक है। मान लीजिए हम सबको पता है कि किसी का मर्डर करना क्या है, जुर्म है, लॉ के अकॉर्डिंग भी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी, उसके लिए सजा के प्रावधान भी हैं। लेकिन ये देखिए, मान लीजिए कि किसी ने सेल्फ डिफेंस में उससे ये हो गया, वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा था और उससे गलती से किसी की जान चली जाती है, तो यहां पर क्या होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसे जज किया जाएगा कि क्या वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो उस चीज से वैसे भी निकल सकता था या फिर उसको दूसरे की जान लेनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो डिसीजंस हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है वो तो देखते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जो राइट और रॉन्ग है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पर डिसाइड हो रहा है, ना कि किसी जो लॉ या फिर सोसाइटी ने बना दिया उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पोस्ट कन्वेंशनल जो पूरी लेवल है उसके बारे में बातें हैं। अब हम इसकी स्टेज की बात करते हैं। ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी स्टेज 5 की ओर। तो ये हो जाएगा, स्टेज 5 का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मैंने आपको कहा था कि जो कोलबर्ग की जो स्टेजेस है ना, वो अपने जो नाम है उसी के अंदर वो अपना मतलब छिपाए होती हैं हमेशा। ये देखिए, ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। इनके बारे में आपको अब पता लग जाएगा कि ये नाम में ही मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सब चीजें छिपी होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक पर्सन है वो ये चीज एक्सेप्ट करता है कि सोसाइटी में रूल्स होने चाहिए, सोसाइटी में रूल्स मैंडेटरी हैं। क्योंकि हम सबको पता है, अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, सोसाइटी में रूल्स मैंडेटरी हैं और जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो एक कंसेंसस पर बनते हैं, वो एक जहां पर एक एग्रीमेंट पे बनते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या है, और ये चीज लॉ पे भी इंक्लूड होती है। बहुत सारे जो जस्टिस वगैरह हैं वो सारी चीजें, सब कुछ चीजें कंसीडर करके देखते हैं कि ये किस चीज के खिलाफ ये रूल बनाना ठीक है या नहीं, क्या ठीक है और क्या गलत है। ऐसे ही सोसाइटी में भी रूल बनते हैं। तो क्या है, इसमें एक पर्सन एक्सेप्ट जरूर करता है कि सोसाइटी में रूल्स मैंडेटरी हैं। वो ये जरूर मान रहा है कि, क्योंकि हम सबको पता है अगर सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो सोसाइटी विल फॉल अपार्ट। हम सबको पता है कि जो सोसाइटी है उसका डाउनफॉल कितना गंदे तरीके से हुआ, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर जगह अच्छे लोग हों, बुरे लोग भी होते हैं, चोरी चकारी मर्डर बहुत ही आम हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर क्या हो रहा है कि पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि सोसाइटी के रूल्स कुछ जरूरी होते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें सिचुएशन भी देखनी होती है। उनका कहना है कि सोसाइटी के रूल तो चलो मैंने मान लिए होते हैं, लेकिन वो कहता है कि जो सिचुएशन है वो भी उतनी ही मैटर करती है कि किस सिचुएशन में क्या काम किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। और इस स्टेज में क्या होता है, इसमें पर्सन ये मानता है कि जो रूल्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, अब डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि क्या है, यहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिल रहे हैं या फिर सभी लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है। यहां पर इंसान ये मानता है कि जो रूल्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट स्टेब्लिश करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि किसी के साथ गलत ना हो। इसलिए वो मानता है कि जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तभी उनका मानना है कि जो रूल्स हैं वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के लिए बनाए जाते हैं ताकि ये स्टेब्लिश हो सके। इसलिए वो मानता है कि रूल्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई हार्ड फैक्ट है कि ये बता दिया कि ये चीज गलत या ठीक है तो वही है। ये चीजें मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने यहां पर देख लिया, अब आते हैं इंडिविजुअल राइट्स पर। इंडिविजुअल राइट्स क्या है कि ये मान रहा है कि ठीक है रूल्स वगैरह जरूरी हैं, बट ये यह भी मानता है कि अगर सोसाइटी के रूल्स की वजह से किसी के जो मतलब मान लीजिए कि जो उसका इंडिविजुअल जो राइट्स हैं अगर उनका हनन हो रहा है तो वो रूल्स तोड़े जा सकते हैं। ये इन चीजों के स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं कि जो रूल्स वगैरह हैं वो सोसाइटी को वर्क करने के लिए तो बनाए होते हैं, लेकिन सोसाइटी क्या है वो एक इंडिविजुअल पीसेस से तो ही बनी होती है। अगर उस इंडिविजुअल के राइट्स का ही हनन हो रहा है यानी इंडिविजुअल का ही नुकसान हो रहा है तो वो ये मानते हैं कि रूल्स को तोड़ दो, कोई वो नहीं है। अगर तुम्हारे राइट्स का हनन हो रहा है और कुछ ऐसी सिचुएशन है तो तुम कोई मतलब रूल तोड़ सकते हो। जो सोसाइटी के सेट ऑफ रूल्स हैं उनमें से तुम कुछ रूल्स ब्रेक कर सकते हो अपने इंडिविजुअल राइट्स को बचाने के लिए, यानी कि ये क्या है इंडिविजुअल राइट्स को यहां पर प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो मैंने कहा था कि जो इनके नाम से पता लगेगा, तो उम्मीद आपको इनके नाम से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अब हम अपने अगली स्टेज की ओर। अब है स्टेज 6 यानी इस थ्योरी की लास्ट स्टेज। इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। देखिए ये स्टेज बड़ी गजब की स्टेज है। ये बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल लेवल का जो बहुत ही हाईएस्ट पायदान होता है वहां पर ये स्टेज जाकर मान सकते हैं कि जब कोई इंसान है वो उतना इंटेलेक्चुअली एबल हो जाता है, वो तब जाकर जो स्टेज में बातें कही गई हैं वहां पर पहुंच पाता है। और जो कोलबर्ग का मानना है कि स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, सब लोग इस स्टेज को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल और बहुत ही हाई लेवल की मोरालिटी चाहिए होती है। इसमें देखिए इसकी यहां पर बातें लिखते हैं, इसमें क्या होता है, ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑन गाइडलाइंस। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, पहले ये समझा देते हैं, ऑन सेट ऑफ प्रिंसिपल और ऑन गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान को सोसाइटी के रूल से वो बहुत अच्छे से परखा हुआ है, ठीक है। इससे पहली स्टेज में क्या हो रहा था कि इंसान क्या कर रहा था कि उसे सोसाइटी के रूल्स पता है और वो काफी हद तक ये एग्री करता था कि ये बहुत जरूरी है सोसाइटी को वर्क करने के लिए। इनका ये नहीं मानना, इनको सोसाइटी के रूल्स का भी पता है, सब कुछ पता है, पर इनके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते और ना ही ये चलना चाहते हैं। ये अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाते हैं, यानी कि खुद के अपने वो बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि सोसाइटी ने कह रखा है कि ये काम ठीक है, हो सकता है उनकी नजरों में ये काम गलत हो, या फिर अगर सोसाइटी ने कह रखा है कि ये काम गलत है तो हो सकता है इनकी नजरों में वो काम ठीक हो। यानी कि इनका क्या है, इनको सोसाइटी से लेना देना नहीं होता, अपने खुद के, यानी एक जैसे सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ने अपने खुद के रूल्स और गाइडलाइंस बना दी, ये उनको फॉलो नहीं करेंगे, ये खुद की गाइडलाइंस, खुद के रूल, खुद का सब कुछ बनाएंगे। जो इनका कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी है ना वो खुद का होता है। यानी कि बेसिकली इन दोनों लाइंस का कहने का क्या मतलब है कि इनका जो कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो खुद का होता है। यानी कि जो मोरालिटी के रूल्स रेगुलेशंस है वो ये सारी चीजें खुद बनाते हैं। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सोसाइटी से एग्री करें। इसलिए क्या होता है, इनका सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन कह लीजिए उनकी सोच में। यानी कि क्या है कि इनका सोसाइटी के साथ जरूरी नहीं है कि ये सोसाइटी के साथ मिलकर ही चलें। कई बार आपने हो सकता है किसी सोसाइटी में नोटिस किया हो
कि आप देखोगे कि वो इंसान उतना गलत नहीं है, लेकिन उसका सोसाइटी से उतना मैच नहीं खाता, ना उनका सोसाइटी के लोगों से इतना बनता है। क्यों? हो सकता है कि वो इस स्टेज में हो, उन्होंने खुद के अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं और उन्हीं को वो फॉलो करता हो, तो क्या यहां पर उनका सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। वो क्या देखते हैं? वो वेलफेयर देखते हैं, वेलफेयर फॉर मासेस। इसका क्या मतलब है? यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा लोगों का वेलफेयर देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स मैं फॉलो करूं या और लोगों को करवाऊं जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो। यानी कि, और एक बात याद रखिएगा, जो इस स्टेज की खास पहचान है ना, इसकी एक वेलफेयर बहुत ज्यादा खास पहचान है। ये वेलफेयर करने के चक्कर में सेल्फ हार्म, यानी कि खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इवन अपनी जान भी दे सकते हैं। दे कैन इवन सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी कि उनका मेन काम क्या है यहां पर, कि ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह बनाना जिससे कि दूसरों की भलाई हो सके। यहां पर उसे यह मतलब नहीं कि सोसाइटी क्या देख रही है, उनको यह मतलब है कि भला किस चीज से हो रहा है भाई लोगों का, मैं तो वो चीज करूंगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे जो जवान होते हैं, जो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको अपनी खुद की जान गंवानी पड़ती है, वो खुद शहीद हो जाते हैं अपनी पूरी रेजिमेंट को, यानी कि अपनी खुद की पूरी टुकड़ी को बचाने के लिए। जैसे कि कुछ मूवीज भी बनी हुई है, उसमें हमने देखा कि वो अपनी खुद के जो टुकड़ी है, फिर अपने देश को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर दूसरों का वेलफेयर, यानी वेलफेयर और मासेस, वो अपने ज्यादा लोगों को बचाने के लिए, पूरे कंट्री को बचाने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है भगत सिंह भी, आप उनसे भी बहुत रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो असेंबली हो रही थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने उसमें बॉम्ब फेंका था, और वो बॉम्ब फेंकर वहां से भागे नहीं, वो भाग भी सकते थे, और वो बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ उस जो मीटिंग हो रही थी उसे कैंसिल करवाने के लिए था। तो मीटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो अरेस्ट होंगे तो वो एक पूरी तरीके से एक मिसाल बनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि उन्होंने खुद को, सेल्फ को सेक्रीफाइस किया, वरना वो बॉम्ब फेंक के भाग सकते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मीटिंग तो कैंसिल हो जाती, लेकिन क्या उन्होंने औरों के फायदे के लिए खुद की जान गंवानी पड़ी। तो इसमें क्या है, इसमें कुल मिलाकर यही बात है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में कि उनकी खुद की मोरालिटी होती है, वो दूसरों का वेलफेयर देखते हैं, और जो खुद का जो उनका मोरालिटी का कंसेप्ट है ना, वो उसे डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ वैलिड रीजंस देते हैं। ये भी इसका एक काफी बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो उनकी खुद की कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है, वो उसमें डिफेंड भी करते हैं कि ये हमने जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने क्यों चूज किए, हम क्यों इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थी हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो देखिए, ये हमने आज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कर लिया है। तो हमने अभी तक क्या किया, जो 4 वीडियोस दी आपको, बेसिक कर लिया, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसके बाद क्या करेंगे, इससे अगली वीडियो बहुत छोटी सी बनेगी, उसमें क्या है, सिर्फ क्रिटिसिज्म बताए गए हैं कि जो कोलबर की थ्योरी के काफी सारे क्रिटिसिज्म है, और इसके क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, हर एक थ्योरी में क्रिटिसिज्म होते हैं, किसी की थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन क्या है कि हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज तो भाई अनलिमिटेड है, कितनी इकट्ठी करोगे। तो हमें ये देखना है कि किस पेपर में किस चीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन, जैसे कि अभी हमने सीटेट में भी आपको सोल्व किया था, तो जो ये हैं, इनके जो पेपर 1 और पेपर 2 में भी सीडीपी में जो इनके जो क्रिटिसिज्म है थ्योरी के कोलबर की, उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगली वीडियो में हम क्रिटिसिज्म ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।